नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेड टॉक्स पे। मैं अपर्णा और आज हम लोग करने जा रहे हैं मैथ्स पेडागोजी की अपनी पहली क्लास को। और देखिए आज की क्लास में मैंने 2022 जनवरी में पूछे गए पेपर 1 में जो 15 क्वेश्चन पूछे गए थे मैथ्स पेडागोजी में उनको इंक्लूड किया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इससे आप जान सकते हैं कि आने वाले एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको मिलता है आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हर सब्जेक्ट से में जितने भी टॉपिक हैं उनसे रिलेटेड क्लासेस। साथ ही साथ आपको यहाँ पे मिलता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की पूरी सीरीज, वो भी बिल्कुल फ्री। तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करना भी एकदम फ्री है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास में हमारा पहला क्वेश्चन है कि शुरुआती प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को संख्याओं के शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित 3 कथन दिए गए हैं। किसके बारे में पूछा जा रहा है? जो बच्चे बिल्कुल स्कूल जाना शुरू कर रहे हैं, यानी शुरुआत में ही प्राथमिक कक्षाओं में, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है ये। कि पहला कथन है कि विद्यार्थियों को वस्तुओं की संख्या और उनकी राशियों के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करना जब वे उनके लिए अर्थपूर्ण हो। तो देखिए, छात्रों को वस्तुओं की संख्या और मात्राओं के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए जब वो उनके लिए सार्थक हो, मतलब जब वो उनको सीखना समझना शुरू कर दें। देखिए, आप सब अपने घर में देखते होंगे कि बच्चे जैसे ही थोड़े बड़े होते हैं वो अपने आप से सीख जाते हैं कि अधिक क्या है, ज्यादा क्या है, जोड़ना घटाना थोड़ा बहुत वो खुद से ही करना शुरू कर देते हैं। इसका आप एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। अगर आपके घर में आइसक्रीम आए और आप बच्चे को थोड़ी सी आइसक्रीम दो और अपने आप को दो, साथ में बैठ के खाओ, तो बच्चा तुरंत देख के बता देगा कि आपके पास आइसक्रीम ज्यादा है, उसके पास कम है, अगर कम ज्यादा आपने किया होगा तो मतलब बच्चे में शुरुआत से ही थोड़ा वो बड़ा होने लगता है तो ज्यादा कम जोड़ना घटाने की जो गुण है वो अपने आप आने लगता है। तो जब वो बड़ा हो रहा हो और सीखने समझने लायक हो तो उसे जो है प्रोत्साहन देना चाहिए। तो उसमें आपका जो कथन ए है वो एकदम सही है। अब भी है कि अंकों के नामों को याद करके, अब जैसे आपने देख लिया याद करके, आप समझ गए होंगे कि ये क्या है, एक नेगेटिव वर्ड है। तो ये अपने आप देखिए गलत हो जाएगा, लेकिन पूरा पढ़ लेते हैं कि अंकों के नाम को याद करके गिनती सीखने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना। तो देखिए, याद करना, रटना, ये सब किसमें आते हैं? नेगेटिव वर्ड्स में आते हैं। सी है कि विद्यार्थियों को चल वस्तुओं से समुच्चय बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। तो देखिए, इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर ए भी सही है और सी भी सही है। प्रश्न नंबर 1 में ए और सी सही है और बी क्या है आपका? गलत है। तो इस तरह कौन सा ऑप्शन आपका सही हो रहा है? ए ऑप्शन सही है। और देखिए, इसमें मैंने जितने भी क्वेश्चन के आंसर है उसको हाईलाइट कर दिया है कि आप चाहें तो स्क्रीनशॉट क्वेश्चन का ले लें और बाद में रिविजन कर सकते हैं। नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैन हेले के अनुसार ज्यामितीय विवेचन के स्तरों के सही क्रम को निरूपित करता है? तो इसमें आपका सही है ऑप्शन नंबर 3, यानी पहले दृश्यीकरण, फिर है विश्लेषण, फिर संबंध पहचानना, चौथा निगमन और पांचवा है स्वयं सिद्ध। अब चलते हैं हम अपने प्रश्न नंबर 3 पे, जो कह रहा है कि निम्न कथनों में से कौन सा कथन गणितीय कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं। अब आप ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न पे। जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो हमेशा जो प्रश्न की भाषा है उस पर ध्यान दीजिए। इसमें ये नहीं पूछा जा रहा कि गणितीय कार्यों के लिए कौन सा उपयुक्त है, इसमें पूछा जा रहा है कौन सा उपयुक्त नहीं है। यानी आपको वो सेंटेंस ढूंढना है जो गणितीय कार्यों के लिए क्या होगा? अनुपयुक्त होगा, यानी उपयुक्त नहीं होगा। तो पहला है कि गणितीय कार्यों में जब विद्यार्थियों को चुनौती दी जाती है तब प्रायिकता है कि कठिन समस्याओं से निपटने की उनकी क्षमता में आत्मविश्वासपूर्ण वो बन जाएंगे। तो देखिए, सही बात है, अगर आप विद्यार्थियों को कठिन समस्याएं देंगे तो उनमें क्या होगा? उनमें आत्मविश्वास पैदा होगा और वो समस्याओं को धीरे धीरे सॉल्व करने लग जाएंगे। दूसरा है कि अगर गणितीय कार्य कठिन है तो वह विद्यार्थियों को व्यस्त मतलब संलग्न नहीं रख सकता। तो देखिए, यही गलत हो गया। इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कह रहा है कि अगर गणितीय कार्य कठिन है तो वह विद्यार्थियों को व्यस्त नहीं रख सकता। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 क्या है? गलत है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कौशल व्यक्त किया गया है जो वस्तुओं के प्रमाणीकरण को समझने के लिए बच्चे की सहायता करेगा? क्या पूछा जा रहा है कि वस्तुओं का प्रमाणीकरण उसको समझने के लिए बच्चे की कौन सी मदद करेगा? जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें बताया गया है कि बच्चों मनोगत 2 में 1, 3 में 2, 4 में 3, 5 में 4 आदि इत्यादि सम्मिलित करता है। तो देखिए, इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर 2, जो कह रहा है पदानुक्रम समावेशन। कि प्राथमिक गणित कक्षा में भिन्नों की अवधारणा के परिचय के लिए निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी अति उपयुक्त है? कौन सी पूछी जा रही है? अब इसमें प्रश्न क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि भिन्नों की अवधारणा के परिचय के लिए कौन सी रणनीति अति उपयुक्त है।
तो पहला है विद्यार्थियों के समक्ष भिन्नों पर इबारती सवाल यानी शब्द समस्या रखना। दूसरा है कि 1/2 और 1/4 को निरूपित करने के लिए चित्रों के चार्ट को दिखाना। तीसरा है संख्या रेखा पर एक भिन्न को निरूपित करना। चौथा है कागज मोड़ने के क्रियाकलापों को सममित आयताकार पट्टियों एवं वृत्तीय या वृत्ताकार कटआउट के साथ करना। तो इसमें आपका क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, जो क्या कह रहा है कि कागज मोड़ने के क्रियाकलापों को सममित आयताकार पट्टियों एवं वृत्तीय वृत्ताकार कटआउट के साथ करना। देखिए, जो आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, AIL, ये एक शिक्षण मॉडल है जो कला के माध्यम से सीखने पर आधारित है। और ये एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ कला शिक्षण सीखने का माध्यम बन जाती है, जो अमूर्त अवधारणाओं को समझने की कुंजी है। तो इसीलिए इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि 2 कथन दिए गए हैं। कथन A है और कारण R दिया गया है। अब आपको इसको पढ़ना है और बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। कथन A है कि प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्य चर्चा को मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ना चाहिए। क्या कहा जा रहा है कि प्राथमिक विद्यालय की देखिए बात की जा रही है कि जो गणित पाठ्य चर्चा है उसको मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ना चाहिए। कारण है कि प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थी बिना चिंतन यानी सोच गणित करना प्रारंभ कर देते हैं और सही विकल्प का चुनाव करना चाहिए। तो देखिए, प्राथमिक विद्यालय के बारे में अगर बात की जाए तो ये मैंने आपको पढ़ाया भी है कि जो छोटे बच्चे हैं यानी जो प्राइमरी लेवल के प्राथमिक स्तर के जो बच्चे हैं, उन्हें हमेशा जब भी पढ़ाया जा रहा है तो किस तरह पढ़ाना चाहिए? मूर्त से अमूर्त की ओर पढ़ाना चाहिए। मतलब उन्हें क्या करना चाहिए? पहले उनके पास ठोस सामग्री मौजूद होनी चाहिए, वो चीजों को देख ले, उसके बाद उन्हें अमूर्त की ओर ले जाना चाहिए। तो इसमें आपका कथन A क्या है? सही है। कारण क्या दिया जा रहा है कि प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थी बिना चिंतन या सोच गणित करना आरंभ कर देते हैं। तो देखिए, ये आपका कथन गलत है। इस तरह इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? 3 सही होगा, जो कह रहा है कि एक कथन तो सही है लेकिन R गलत है। साथ है हमारा कि राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित में कक्षा पर आधारित आकलन के बारे में कौन सा कथन अति उपयुक्त है? किसके बारे में पूछा जा रहा है? इवैल्यूएशन के बारे में, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार। तो देखिए, इसके अनुसार जो कथन एक दे रखा है कि इसे सिर्फ विद्यार्थियों के मूल्यांकन तक ही सीमित नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रतिपुष्टि प्रदान करने एवं शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को सुधारने के लिए भी करना चाहिए। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 1 सही है कि सिर्फ इसको आप जो है विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए ही मत रखिए, बल्कि इसे शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया जो है क्या सुधरे, बेहतर हो, उसके लिए भी इसे करना चाहिए। अब प्रश्न नंबर 8 है, जो कह रहा है कि आपको जो कथन दिए हुए हैं उसमें से प्राथमिक स्तर के अधिगमकर्ताओं में गणित अधिगम के बारे में कौन सा सही है? किस लेवल के बारे में पूछा जा रहा है? प्राइमरी लेवल के बारे में। किसके बारे में पूछा जा रहा है? गणित अधिगम जो हो रहा है उसके बारे में, जो लोग उसको सीख रहे हैं उसके बारे में पूछा जा रहा है। अब इसमें आपका जो है क्वेश्चन समझ गए। अब इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 है कि बच्चे विद्यालय में गणित के बारे में कुछ विचारों या मतों के साथ आते हैं। ये कहा जा रहा है कि अब जब बच्चे स्कूल आ रहे हैं तो गणित के बारे में उनके मन में कुछ विचार, कुछ बातें हैं। B है, विद्यालय आने से पहले गणित के बारे में बच्चों के विचार मत स्कूली गणित के लिए असंगत होते हैं। देखिए, ये तो अपने आप देखते ही आप समझ जाएंगे कि ये ऑप्शन आपका गलत है। C है कि बच्चों में दिवस स्थान संबंधित समझ केवल ज्यामिति के अध्ययन के दौरान विकसित होती है। ये भी अपने आप में गलत है। अगला क्या है कि प्राथमिक कक्षाओं के बच्चे अपने परिवेश में आकृतियों को पहचानने में सक्षम होते हैं। तो देखिए, इस तरह आप समझ सकते हैं कि इन दिए गए 4 कथनों में से सिर्फ 2 सही हैं, और वो कौन से हैं? A और D हैं। ठीक है, तो A में आपका क्या कहा जा रहा है, एक बार फिर से देख लेते हैं कि बच्चे जब स्कूल आ रहे हैं तो गणित को लेके कुछ विचारों के साथ आ रहे हैं, और D कि बच्चे जब अपने परिवेश में रहते हैं तो वहां आकृतियों को देखकर उनको पहचानने में सक्षम होते हैं। तो A और D सही है। इस तरह आपका ऑप्शन नंबर A सही है। अब प्रश्न नंबर 4 कह रहा है राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित पाठ्य चर्चा के महत्वपूर्ण लक्षण हैं। पूछा जा रहा है कि जो राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा है 2005, उसके अनुसार जो गणित पाठ्य चर्चा है उसके महत्वपूर्ण लक्षण पूछे जा रहे हैं। तो पहला ये है कि इसे महत्वाकांक्षी एवं सुसंगत होना चाहिए। दूसरा है इसे क्रियाकलाप गतिविधियों पर केंद्रित होना चाहिए। C है इसमें अधिक संख्या में योगात्मक आकलन को सम्मिलित करना चाहिए। और D है इसे समझ बोझ से अधिक क्रियाविधियों
और सूत्रों के ज्ञान पर बल देना चाहिए। अब आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो देखिए इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर 3 जो कह रहा है ए और बी ही केवल सही। ए क्या है कि इसे महत्वाकांक्षी और सुसंगत होना चाहिए, और बी क्या है कि क्रियाकलाप गतिविधियों पर केंद्रित होना चाहिए। देखिए हमेशा कहा जाता है कि जितना बच्चों को आप प्रैक्टिकल नॉलेज दोगे, जितना करके बताओगे, उतना वो जल्दी सीखेंगे। इसीलिए इसमें आपका क्या सही ऑप्शन नंबर बी जो कह रहा है कि क्रियाकलाप और गतिविधियों पर केंद्रित होना चाहिए, रटाते नहीं रहना चाहिए, बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज देनी चाहिए, उसी से सबसे ज्यादा बच्चे सीखते हैं। नंबर 10 है कि गणित में विद्यार्थी केंद्रित कक्षा का अति उपयुक्त उदाहरण है। क्या पूछा जा रहा है कि जो विद्यार्थी केंद्रित कक्षा गणित में हो रही है उसमें सबसे अच्छा उदाहरण क्या है। एक है अभ्यास के लिए कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी को अनेक प्रश्न उपलब्ध कराना, कि विद्यार्थियों को जो प्रैक्टिस करानी है तो कई सारे क्वेश्चंस दे दिए आपने। बी है शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी को शाम पट पर समस्या हल करने के लिए कह रहा है कि सबको बुला बुला कह रहा है चलो क्वेश्चन सॉल्व करो। तीसरा है शिक्षक विद्यार्थियों को निजी या व्यक्तिगत अनुभवों से उनकी गलती समझ के निर्माण हेतु कक्षा में विद्यार्थियों के साथ व्यस्त यानी संलग्न है। और डी है कि शिक्षक शाम पट पर समस्या को हल कर रहा है और विद्यार्थियों को कलन विधि समझा रहा है। तो देखिए इसमें तो आप देखते ही समझ जाएंगे, अगर मैंने सही नहीं लगाया तो तब भी आप जान जाते हैं कि इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही है, जो कह रहा है कि शिक्षक विद्यार्थियों के निजी या पर्सनल जो उनके एक्सपीरियंस हैं उससे उनकी गलती समझ के निर्माण हेतु कक्षा में विद्यार्थियों के साथ संलग्न है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से प्राथमिक कक्षाओं की गणित पाठ्यपुस्तक के बारे में अति उपयुक्त है। क्या पूछा जा रहा है, गणित की पाठ्यपुस्तकों के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन या कौन से कथन सही है। तो ए है कि पाठ्यपुस्तक में दी गई समस्याओं के समाधानों को केवल विशेष युक्तियों के ज्ञान तक सीमित होना चाहिए, तो आप देख के समझ जाएंगे गलत है। बी है कि पाठ्यपुस्तक में उपयोग की गई भाषा को छात्रों की रोजमर्रा की भाषा से बहुत अलग नहीं होना चाहिए। सी है कि पुस्तकों में कहानियों और दूसरे सम्मिलित नहीं होने चाहिए बल्कि अभ्यास के लिए अनेक प्रश्नों को सम्मिलित करना चाहिए। तो देखिए ये प्रश्न गणित के संदर्भ में देखते ही आपको बिल्कुल समझ जाना चाहिए कि इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बी क्या कह रहा है कि पाठ्यपुस्तक में उपयोग की गई भाषा को छात्रों की रोजमर्रा की भाषा से बहुत अलग नहीं होना चाहिए। तो देखिए बहुत ही आसान प्रश्न था, अगर आपके एग्जाम में आता तो आई नो कि आप में से जितने लोग पढ़ाई कर रहे हैं सारे इस प्रश्न को सही करके आते। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 12 क्या है। तो प्रश्न नंबर 12 पूछ रहा है कि जो भी आपको ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कौन सा गणित के शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। तो देखिए आई थिंक इसमें मुझे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो नेगेटिव टैग वर्ड है उसमें आप सब पढ़ चुके हैं कि रट कर याद करना, कंठस्थ कराना, याद कराना, ये सब क्या है नेगेटिव टैग वर्ड है, वो जैसे ही आए वैसे आपको क्या करना है, तुरंत उसको कट कर देना है। तो अमूर्त, अन्वेषण और ऑप्टिमाइजेशन रट कर याद करने में आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर 4 रटकर याद करना, जो गणित के शिक्षण में अधिगम की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 13 क्या है। तो 13 पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पोलिया के समस्या समाधान के प्रतिरूप यानी मॉडल का चरण नहीं है। तो देखिए इसमें आपको कई सारी जो है विधियां दी गई हैं, जैसे समस्या को समझना, कलन विधि को याद करना, योजना की युक्ति निकालना और पुनः जांचना। तो इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है जो कह रहा है कलन विधि को याद करना, फिर देखिए याद करना आ गया, तो वो क्या है, वो पोलिया के समस्या समाधान का जो मॉडल है उसका एक चरण नहीं है। नंबर 14 और उसमें आपको एक संख्या दी गई है और कहा जा रहा है कि एक बच्चा है जब इसका योग कर रहा था, जोड़ कर रहा था, तो उसने संख्याओं को 3 तरह से जोड़ा है और बताया भी गया कि किस तरह उसने जोड़ा है। पहली बार उसने क्या किया, 73 35 को एक ब्रैकेट में रखा, 27 को अलग कर लिया, यानी पहले 73 और 35 को जोड़ा, फिर जो आया उसमें 27 ऐड किया। अगले में क्या किया, 35 और 73 को एक ब्रैकेट में रखा, फिर जो आया उसमें 27 ऐड किया। अगले में क्या कर रहा है वो कि 73 और 27 को एक ब्रैकेट में रख रहा है, जो आएगा उसमें 35 ऐड करेगा। तो क्या आया, 35 + 100 आया और आंसर आ गया उसका 135। अब पूछा जा रहा है कि बच्चे ने ये जो संख्याओं का जोड़ है उसमें योग के कौन से गुणधर्मों का उपयोग किया है। तो देखिए अगर आप पहला देखें, पहले में क्या कर रहा है बच्चा, पहले 2 संख्या ले रहा है, उनको जोड़ रहा है, फिर तीसरे में ऐड कर रहा है, फिर कोई 2 ले रहा है, अगली जो बदल दे रहा है, क्रम बदल दे रहा है, फिर तीसरी को ऐड कर रहा है। तो देखिए ये पालन करता है योग के क्रम विनिमय नियम का। इसको आप इस तरह समझिए, अगर आप 2 + 4 करें, अगर आप क्या कर दें 2 + 4 कर दें, पहले देखिए आपने क्या किया, 2 में
प्लस 4 कर दिया। उसके बाद आप क्या करें, यहाँ पे स्थान बदल दें, पहले 4 लिख दें और फिर उसमें 2 प्लस कर दें। तो आंसर क्या आएगा आपका? आंसर तो सेम ही रहेगा। सेम रहेगा कि बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। 2 में 4 जोड़ के कर दें या 4 प्लस 2 कर दें, आंसर सेम रहेगा। तो पहले में बच्चा यही कर रहा है, तो क्या फॉलो कर रहा है? वो योग का क्रम विनिमय नियम फॉलो कर रहा है। तो इसमें क्या होता है कि जो पूर्ण संख्याओं का जोड़ है उनके क्रम विहीन रखने पर भी उनका योग हमेशा समान रहता है। तो इसका मतलब ये होता है कि हम किसी भी क्रम में पूर्ण संख्याओं को जोड़ सकते हैं। और दूसरा क्या है, उसने साहचर्य गुण का पालन किया। ये क्या होता है कि जब 3 या अधिक संख्या जोड़ी जाती हैं तो योग समान होता है, भले योग का समूह कुछ भी हो। अब इसको आप एक अगले एग्जाम्पल से समझिए कि अगर हम इस तरह कर रहे हो 4 + 2 एक ब्रैकेट में कर लें और +3 कर दें, ठीक है, ये एक हम बना लें। और अगर इसको हम बराबर कर दें किसके, 4 + 3 एक ब्रैकेट में कर लें और फिर प्लस क्या कर लें, 2। तो देखिए जो इसका आंसर होगा वो सेम होगा। आप 4 में 2 जोड़ोगे पहले तो कितना आएगा, 6, 6 में 3 जोड़ोगे 9 आएगा। या 4 में 3 जोड़ दो पहले तो 7 आ जाएगा, 7 में 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 9 आ जाएगा। यानी हर सूरत में आपका आंसर कितना आ रहा है, आपका आंसर सेम आ रहा है। कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। यानी किसका पालन कर रहा है, सहचर नियम का पालन कर रहा है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा। प्रश्न नंबर 15 है कि एक विद्यार्थी गुणनफल समस्या को निम्नलिखित रूप से हल करता है। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे उसने क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है। पूछा जा रहा है कि विद्यार्थी द्वारा त्रुटि का अति प्रायिक कारण क्या हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए है कि विद्यार्थी 10 तक के पहाड़ों को पुनः स्मरण करने में असमर्थ है, ये है। ऑप्शन नंबर 2 है कि विद्यार्थी ने योग की कलन विधि को गुणन में अति विस्तारित कर दिया है। तो इसमें आपका सही क्या, ऑप्शन नंबर 2 जो कह रहा है कि विद्यार्थी ने योग की कलन विधि को गुणन में अति विस्तारित कर दिया है। तो देखिए ये हमारा आज का आखिरी प्रश्न था। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी और आज की क्लास देखने के बाद आप अपने आप को इवेलुएट भी कर पाए होंगे कि 20 अगस्त को जो एग्ज़ाम होने जा रहा है उसमें आपकी कितनी तैयारी है। तो देखिए अभी भी अगर आपने क्वेश्चन सही से आप सॉल्व नहीं कर पाए तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी भी आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा समय है, 1 महीना से ज़्यादा समय है, 1 महीना 20 दिन का लगभग समय है। तो आप अगर अभी से भी अपनी तैयारी शुरू करते हैं तो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, उनसे कहिएगा कि अपने दोस्तों में शेयर करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और आप तैयारी करते रहिए। आपको आपके आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए बेस्ट विशेज़ कि आप डिमोटिवेट ना हों, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी करिए। तो हम आपसे मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक आप सभी को बेस्ट विशेज़। नमस्कार।